बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। श्रीलंका के आर्थिक पतन की खबरों के बीच देश में फिर से एक बार रेवड़ी संस्कृति पर बहस छिड़ी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में रेवड़ी संस्कृति विकसित करने की कोशिश हो रही है। ये देश के विकास के लिए बेहद घातक है। यही बात सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दोहराई और श्रीलंका से सबक लेने की जरूरत बताई। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को जवाब दिया और मुफ्त बिजली को भगवान का प्रसाद बताया। लेकिन इसी बहाने ये समझने की जरूरत जरूर है कि आखिर ये रेवड़ी संस्कृति क्या है, कहां से आई और क्या वास्तव में देश की गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 70% आबादी के लिए मुफ्त की सौगात देने का ऐलान देश के विकास के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए घातक है। तो आज हमारा विशेष इसी पर, रेवड़ी संस्कृति और लोकतंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं और खासकर कड़े फैसले लेने वाले। हालांकि उनके कई फैसले विपक्ष के गले नहीं उतर रहे, लेकिन उनके दीर्घकालिक परिणाम बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। पीएम मोदी ने राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए रेवड़ी संस्कृति के बजाय विकास की राजनीति को तवज्जो देने की बात उठाई है। पीएम मोदी का मानना है कि ये रेवड़ी कल्चर विकास के लिए घातक है। अहम बात यह है कि श्रीलंका के हालात पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कुछ ऐसा ही कहा। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के इस बयान को लेकर आक्रामक रुख अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला संदेश दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 16 जुलाई को यूपी के जालौन पहुंचे और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी का दर्द छलक आया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि जो लोग रेवड़ी बांटते हैं वो एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं करा सकते। लेकिन जिस जालौन में एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया, उसी जिले में एक्सप्रेसवे की सड़क बारिश की वजह से हफ्ते भर में धंसक गई है और अब तो बांदा और इटावा में भी सड़क धंसने की खबर आ रही है। विपक्ष को आनंद लेने का पूरा मौका मिल गया। तंज कसने में माहिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि ये बीजेपी के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना है। सपा ने कहा कि 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे बारिश के 5 दिन भी नहीं झेल पाया, तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होते हैं। अब तो ये भी आरोप लग रहा है कि जिस जगह सड़क धंसी है उस हिस्से का निर्माण कार्य बीजेपी के ही एक नेता की कंपनी ने करवाया था और यही नहीं बल्कि उसे हाल ही में 2,500 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। पीएम मोदी ने इसी कल्चर को निशाने पर लिया और कहा कि रेवड़ी कल्चर को हटाना होगा। जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर दुखी हैं, उस कल्चर से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। पीएम मोदी जितने मनोयोग से नए भारत के निर्माण में जुटे हैं, लेकिन उतनी ही भ्रष्ट देश की राजनीतिक संस्कृति हो चली है। वहीं कांग्रेस ने रेवड़ी कल्चर को बीजेपी के खिलाफ ही हथियार बना लिया है। राहुल गांधी ट्वीट कर बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने पूंजीपति मित्रों को टैक्स में 1,75,000 करोड़ की छूट दी, लेकिन बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 15 करोड़ रुपए नहीं। वहीं
आरजेडी सांसद मनोज झा ने तो सरकार को गरीब जनता को राहत देने को रेवड़ी बताने पर भावुक होकर नसीहत दी। फ्रीबीज, मुफ्तखोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब तक है मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से ना आप बेटास एक मिनट, मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं, अपमान होता है उनका, और उनके नागरिकों के अपमान का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। अरे आप देते क्या हैं? अनाज, एक वैक्सीन। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। उत्तरदायित्व और खैरात में बहुत फर्क है। और मैं देख रहा हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने लगी। उनको लगता है ये सबसे बढ़िया मॉडल है। करोड़ों के इश्तेहार छपवाओ लंबे लंबे, और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब। मनोज झा सरकार से पूछ रहे हैं कि जिसे आप रेवड़ी बता रहे हैं उसके नाम पर आप राशन देते हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है। सही बात यह है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल से लेकर 5 राज्यों में चुनाव के बाद तक देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन देती आ रही है। और ये बात पीएम मोदी देश से लेकर विदेश तक मौका मिलते ही भारतवासियों को याद कराना भूलते भी नहीं। लेकिन नौबत ये आ गई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी श्रीलंका के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा कि मुफ्त की सौगात की वजह से श्रीलंका का ये हश्र किया है। Has fuel, it has food, it has medicines, it has daily essentials which Sri Lankan public needs. So that we have approached it in a very humanistic way as part of our neighborhood first policy, and that we are today they are still in a very delicate, very fragile situation. As their own discussions with IMF go forward, whatever support we can give them in terms of working with the relevant agencies and institutions, we will do. जयशंकर कह रहे हैं कि हमें श्रीलंका से सीखने की जरूरत है। हालांकि सच्चाई ये है कि श्रीलंका के इन हालात के लिए गोटाबाया राजपक्षे की बहुसंख्यकवादी राजनीति ज्यादा जिम्मेदार है। मुस्लिम और तमिल विरोधी राजनीति से मिले बहुसंख्यकों के बहुमत ने गोटाबाया को इतनी अहंकारी और विवेकहीन बना दिया कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। श्रीलंका से ये सीखने की जरूरत है कि देश के आर्थिक विकास की पहली और आखिरी शर्त समावेशी राजनीति है। देश में उग्र हिंदुत्व के माहौल और आर्थिक विकास के अवरुद्ध होने के कारण ही देश से फोर्ड, हार्ले डेविडसन, जनरल मोटर्स, फोर्ड, सिटी बैंक ने यहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। अगर सिर्फ 2014 से 2021 तक की बात करें तो 2783 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपना बिजनेस बंद कर दिया है। इस बात की पुष्टि खुद वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले साल संसद में की थी। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि भारत में सिर्फ 12,458 विदेशी कंपनियां ही बिजनेस कर रही हैं। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI गिरकर 58.77 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले 59.64 अरब डॉलर था। इसके बावजूद पीएम के नजदीकी उद्योगपति ने बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे नंबर के अमीर आदमी का तमगा हासिल कर लिया। वहीं वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक नाम के संगठन के आंकड़ों के मुताबिक गरीबी के मामले में भारत को नाइजीरिया ने पछाड़ दिया है और दरिद्रता में नंबर 1 हो गया है। लेकिन विडंबना ये है कि हम विश्व गुरु का गुरूर पाले बैठे हैं। अंशुमान त्रिपाठी, APN न्यूज। दरअसल प्रधानमंत्री राष्ट्रहित में कड़े और बड़े फैसले लेने की तैयारी में हैं। जनहित में लिए गए फैसले कड़वी दवाई की तरह लगते हैं। ऐसे में विपक्ष भी पीएम मोदी को घेरने में कमी नहीं छोड़ रहा। लेकिन हमारे सामने श्रीलंका का उदाहरण है। ऐसी स्थिति आने देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विमर्श को छेड़ा है, इस पर राष्ट्रीय संवाद की खासी जरूरत है, क्योंकि देश की माली हालात ऐसे बदतर हो चुके हैं कि पीएम मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस
लाया जा सकता है और इसकी सख्त जरूरत भी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की सौगात को चुनावी जीत का मंत्र बना दिया है और ये प्रयोग नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत में आजकल खूब चला और खूब सफल भी हुआ। लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज होने के बाद पंजाब की जनता ने भी अनपेक्षित रूप से आम आदमी पार्टी को ही मौका दिया और पंजाब की भगवंत सिंह मान की सरकार ने मुफ्त बिजली देने का ऐलान करके फतह हासिल कर ली। अब केजरीवाल की निगाह पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश गुजरात पर है, जहां इस साल के चुनाव में आखिर में चुनाव होने वाले हैं और हाल ही में गुजरात दौरे में केजरीवाल ने वहां भी मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया। ऐसे में पीएम मोदी ने रेवड़ी कल्चर की बात उठाकर देश की जनता को सावधान करने की कोशिश की है, लेकिन केजरीवाल इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। आइए नजर डालते हैं केजरीवाल की रेवड़ी भरी सियासत पर। आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का फार्मूला गुजरात में भी अपनाया है। मुफ्त बिजली की बात वोटरों को रिझाने में खासी कामयाब रही। पंजाब में अविश्वसनीय तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस को धूल चटा दी और अब गुजरात हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी लोक लुभावन वादे करने में सबसे आगे हैं। केजरीवाल ने सूरत में कहा कि महंगाई इन दिनों काफी बढ़ गई है, ये बड़ी समस्या है। बिजली के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी, पंजाब में 3 महीने में फ्री बिजली दी, ऐसे ही हम गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद फ्री बिजली देंगे। तो पहली बिजली की गारंटी आज। बिजली की गारंटी में 3 चीजें हैं और ये वो 3 चीजें हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। जो दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं वही गुजरात के अंदर करेंगे। करके दिखाया है, करना आता है, करने की नीयत है। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने बिजली को लेकर 3 काम दिल्ली और पंजाब में किए, वही गुजरात में भी करेंगे। पहला काम, सरकार बनने के 3 महीने बाद हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। दूसरा, बिजली 24 घंटे मिलेगी और मुफ्त में मिलेगी, कोई पावर कट नहीं होगा। और तीसरा काम ये होगा कि 31 दिसंबर 2021 तक के पुराने घरेलू बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल को अपने इस लोक लुभावन वादे के जादू पर भरोसा है। आम आदमी पार्टी के मुफ्त बिजली के वादे से बीजेपी भी हैरान है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटकर ये लोग गुजरात को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता को फ्री रेवड़ी देने से श्रीलंका जैसे हालात नहीं होते, अपने दोस्तों मंत्रियों को देने से ऐसे हालात होते हैं। श्रीलंका वाला अपने दोस्तों को फ्री रेवड़ी बांटा करता था, अगर जनता को देता तो जनता उसके घर में घुस के उसे ना भगाती। जनता को फ्री रेवड़ी भगवान का प्रसाद है, दोस्तों को फ्री रेवड़ी देना पाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त के चुनावी प्लान को लेकर हाल में बयान दिया था। यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर वाले विकास करने की बजाय मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट खरीदने पर भरोसा करते हैं। बहरहाल केजरीवाल ने पीएम मोदी के तंज का गुजरात में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने जनता में जो फ्री की रेवड़ी बांटी है वो भगवान का प्रसाद है, जैसे फ्री बिजली, फ्री शिक्षा देना। लेकिन ये लोग फ्री की रेवड़ी सिर्फ अपने दोस्तों को देते हैं, उनके कर्ज माफ करते हैं, ये पाप है। देखो, जो फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है। जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है। जो अपने मंत्रियों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप है।
बहरहाल गुजरात में आम आदमी पार्टी का मजबूत होना भारतीय जनता पार्टी के लिए ही फायदेमंद माना जा रहा है। जितना आम आदमी पार्टी मजबूत होगी उतना ही विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा। लेकिन बीजेपी को ये भी चिंता सता रही है कि कहीं पंजाब की तरह ही आम आदमी पार्टी उनको उखाड़ने में कामयाब न हो जाए। पंजाब में भी बीजेपी अकाली गठबंधन और कांग्रेस से नाराज जनता ने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अरविंद केजरीवाल सिविल सोसाइटी के मॉडल को प्रचारित करते हैं और मुफ्त की सौगात की छौंक लगाकर उसे पेश करते हैं। आम आदमी पार्टी स्वच्छ प्रशासन, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने वाली सरकार की छवि बनाने में अब तक कामयाब होती नजर आई है। इसके लिए प्रचार माध्यमों पर खर्च में भी केजरीवाल सरकार कतई पीछे नहीं हटती। दरअसल अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का अनुसरण करते हुए हर जगह नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी विकास योजनाओं और उनके प्रचार को काफी अहमियत देते हैं। उनका कहना है कि मेरी राजनीति का मकसद ही जनहित की योजनाओं का 100% कवरेज है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी जी की कई विकास योजनाएं वाकई गेम चेंजर साबित हुई हैं। उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह तमाम योजनाएं ऐसी रहीं जो बहुत मशहूर भी हुई और जगह जगह लोगों तक पहुंची भी। स्वच्छता अभियान किसको याद नहीं होगा। लेकिन उसी तर्ज पर केजरीवाल ने शुरुआत तो की है, पर ये सारा कुछ फ्रीबीज, जिसको बोला जाए रेवड़ी कल्चर में बदलकर एक चिंता सबके दिलों में बढ़ा दी है कि कहीं ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे का आगाज तो नहीं है। आप देख रहे विशेष, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस कल्चर, इस संस्कृति जिसको हम लोग रेवड़ी संस्कृति कहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, किस तरह से इस पर तरह तरह के प्रयोग हुए, सरकारें बनी, सरकारें गिरी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वो देश है जहाँ 5 रुपए के खाने पर भी सरकार बदल गई और ये रेवड़ी कल्चर का असर रहा है। आने वाले दिनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। केजरीवाल ने दोनों राज्यों में ऐसे ही लोक लुभावन वायदे करने अभी से शुरू कर दिए हैं। वायदों के बाजार में बोली की शुरुआत से साफ है कि आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। साल की शुरुआत में 5 राज्यों के चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने चुनावी वायदों के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर तक में राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां जितना ज्यादा कड़ा संघर्ष, वहां उतने ही हवाई वायदे किए गए। उत्तर प्रदेश में तो चुनावी वायदों को लेकर शह और मात का खेल देखने को मिला। बिजली, रोजगार, राशन, पेंशन, कर्ज, सामान तक को लेकर चुनावी मंडी में एक दूसरे से बढ़कर चुनावी पार्टियों ने वायदों की बोलियां लगाई। यही नहीं, अलग अलग तरह की कैटेगरी में मतदाताओं को बांटकर, अलग अलग श्रेणी में मतदाताओं को बांटकर अलग अलग पैकेज तैयार किए गए। मसलन महिलाओं के लिए अलग पैकेज, युवाओं के पैकेज, दलितों और पिछड़ों के लिए अलग तरह के पैकेज। अब एक नजर हम डालते हैं इसी तरह के पैकेजों पर और ये दिलचस्प चुनावी वायदे किस तरह से हमारे सबके सामने आते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे अहम थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ऐसे में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सत्ता में वापसी के लिए एक से बढ़कर एक वादों की झड़ी लगाई और सत्ता में वापस भी आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो औरैया की चुनावी रैली में दिलचस्प वादा किया था। उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को सरकार बनवाइए और होली यानी कि 18 मार्च को गैस का मुफ्त सिलेंडर घर ले जाइए। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। वादा पूरा भी किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जा सकते थे तो इसके लिए 5 साल तक जनता जनार्दन को इंतजार क्यों करना पड़ा। ऐन चुनाव के वक्त 20 लाख महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर क्यों बांटे गए। ऐसे में भला समाजवादी पार्टी पीछे क्यों रहती। सपा ने अपने घोषणा पत्र में बीपीएल परिवारों को
साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जब सपा नेता अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव प्रचार में सिराथू पहुंची, तो उन्होंने 1 सिलेंडर अपनी तरफ से बढ़ाकर वादा कर दिया। तो समाजवादी पार्टी सरकार आने पे हर महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। कांग्रेस ने ये दांव उत्तराखंड में खेला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए ये वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जनता की दरिद्रता और माली मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए सियासी दल सिलेंडर के बाद मुफ्त राशन देने की बात भी करते हैं। बीजेपी बार बार जनता को याद दिला रही है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। ये अलग बात है कि खुद को 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधि बताने वाले राजनीतिक दल को ये सोचकर भी शर्म नहीं आती कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में बहाने से जनता को खिलाए अपने नमक की याद दिलाई। तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए, वो गरीब माँ को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया। उस गरीब महिला बुजुर्ग माँ से पूछा कि आपके यहाँ चुनाव कब है। उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी। तो उस माँ ने कहा मोदी का नमक खाया है। सत्ता का नशा सिर चढ़कर इस कदर बोलता है कि नेता ये भूल जाता है कि जनता का नमक खाकर ही वो इस कुर्सी तक पहुंचता है और जिस शानो शौकत की जिंदगी वो बसर कर रहा है उसमें 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे आखिरी आदमी के पैसे का भी योगदान है जो उसे दिया जाना चाहिए था। ये चुनावी वादे हवा में नहीं किए जा रहे, वोटों का एकदम परफेक्ट गणित काम करता है। बिजली के भारी भरकम बिल भी जनता के लिए भीषण सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने यूपी में बिजली का बिल हाफ करने का वादा किया तो समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। दबाव में बीजेपी को भी सिंचाई के लिए बिजली के दाम आधे करने का ऐलान करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पंजाब में तो बिजली का बिल कांग्रेस के भीतर भी कलह का मुद्दा बना हुआ था। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री बनते ही बिजली के दाम 3 रुपए प्रति यूनिट घटा दिए तो गौशालाओं के बिजली बिल माफ कर दिए गए। लेकिन कामयाब केजरीवाल रहे क्योंकि उन्होंने मुफ्त बिजली का वादा कर पंजाब के किसानों को चौंका दिया। वो बिजली के बढ़े हुए बिलों से परेशान थे, पुराने बिल भी माफ कर दिए गए। इन 5 चुनावी प्रदेशों में युवा वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में सबकी नजरें युवाओं को रिझाने में लगी हुई हैं और युवा वर्ग नौकरियों की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में खाली पड़े 11 लाख पदों को भरने का वादा किया। मान सम्मान का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का चुनाव है, फौज में पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है। 11 लाख पद खाली हैं, उनमें नौकरी मिल जाए उसका चुनाव है। कांग्रेस ने यूपी में बाकायदा भर्ती विधान नाम का घोषणा पत्र जारी कर 20 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया। प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ महिलाओं को भी 40% नौकरियां देने के फॉर्मूले का ऐलान किया। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा।
हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। पंजाब में सरकार बनाने के जोश में कांग्रेस एक कदम आगे निकल गई। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि अगर अगली बार मुख्यमंत्री बनते ही अपने पहले दस्तखत से वो 1 लाख नौकरियां निकालेंगे। रोजगार जोड़िए, पहले सिग्नेचर जिस तरह मेरे प्रधान ने किया है ऐसे 1 लाख नौकरियां लेकर आवे, उसी साथ के साथ 1 लाख नौकरी के सैर करके पंजाब के नौजवानों नौकरियां दी जा रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये संभव होता तो पंजाब की कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले 1 लाख नौकरियां क्यों दबाए बैठी हुई थी? अब तो लिंग, उम्र, रुचियों और सामाजिक आर्थिक वर्ग के हिसाब से पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा सक्रिय मतदाता रही हैं। उन्हें घर चलाना होता है और जाति और धर्म के नारों से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती हैं। यूपी में 15 करोड़ मतदाताओं में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी ने चुनावी गणित शुरू से ही दुरुस्त रखा। सर्वसमावेशी राजनीति की वजह से कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, लिहाजा महिलाओं के लिए अलग से शक्ति विधान जारी किया गया और उनके लिए स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स वगैरह लोक लुभावन घोषणाएं की गयी। यहाँ तक कि अपने इस पॉलिटिकल प्रॉक्ट की मार्केटिंग के लिए टैग लाइन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बनाया गया और यूपी भर में लड़कियों की मैराथन आयोजित करवाई गई। लेकिन प्रियंका का दाम नहीं चला, क्योंकि चुनावी जीत के लिए जमीन पर पकड़ भी जरूरी है। किसान आंदोलन ने राजनीतिक दलों को किसानों की सियासी ताकत का भी अंदाजा करा दिया। लिहाजा पीएम मोदी ने किसान कानून ऐन चुनाव के वक्त पर माफी मांगकर वापस ले लिया। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र की टैगलाइन सत्य वचन अटूट वादा रखा। साथ ही 2025 तक प्रदेश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त कराने का वादा किया। तो कांग्रेस ने पहले चरण की वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफी के ऐलान का वादा किया। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। पुरानी पेंशन खत्म होने से सरकारी कर्मचारी बदहाल हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही हैं। बहरहाल इन दिनों राजनेताओं के पास हर मर्ज की दवा है, जीत के लिए कुछ भी करेगा। दरअसल चुनाव नेताओं को इंसान बना देता है। इन दिनों उन्हें हर दरिद्र में नारायण दिखाई पड़ता है तो हर नारी में देवी। जीतने वाली पार्टी को जीत के बाद वादों से मुकरने से रोकने के लिए जनता के पास कोई हथियार नहीं है और हारी हुई पार्टियां अगले चुनाव से 1 साल पहले तक शीत निद्रा में चली जाती हैं।
भोली जनता कभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर जूझती नजर आती है, तो कभी अपने दिल के टुकड़ों को ढंग से आखिरी विदाई दिए बगैर गंगा किनारे दफन करने को मजबूर हो जाती है। यही है राजनीति का अंतिम सत्य। एपीएन न्यूज के लिए अंशुमान त्रिपाठी की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण बहस छेड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि बड़े बड़े चुनावी वायदे आज सियासी पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी बन गए हैं। और ये क्यों बन गए हैं, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल राजनीतिक दल जान ही नहीं पा रहे हैं, बल्कि मान भी गए हैं कि इतने बड़े देश को गरीबी के दुष्चक्र से निकालना मुश्किल है। लिहाजा समग्र विकास के बजाय वोट बैंक के हिसाब से चुनावी वायदे किए जाने की कोशिश हो रही है। वहीं देश की जनता ने भी बांटो और राज करो की सियासत को अब समझ लिया है। वो भी सोचती है कि भागते भूत की लंगोटी भली। वो जानती है कि गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, लाचारी से उबरने का ये सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन वो भी कम से कम लोकतंत्र के इस बेगाने जश्न में कुछ दिनों के लिए ही सही दीवानी हो जाना चाहती है। मजे की बात यह है कि विकास के बहाने समाज को जाति और धर्म में बांटकर ज्यादातर चुनावी वायदों के अलग अलग लिफाफे तैयार किए जाने लगे हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता है। नई बात नहीं है। पहले भी आप जब से आजाद हुआ भारत, उसके लगभग 2 दशक के बाद या 1 दशक के बाद आप देखें तो गरीबी हटाओ का नारा कुछ यूं चला कि कांग्रेस की सरकार आती रही, गरीब तो नहीं हटे, कांग्रेस जरूर हट गई। अब सवाल यह है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए अपने नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरा करना सबसे अहम दायित्व है। लेकिन नेता लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं जैसे वो खैरात बांट रहे हों, वो भी अपनी जेब से भुगतान कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सियासी दल चुनाव जीतने के बाद अपने वायदों से ऐसे मुकर जाते हैं जैसे वायदा किया ही नहीं था। इन्हें रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत राजनीतिक दलों को झूठे वायदे करने से रोकने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। लेकिन इन वायदों के पक्ष में एक दलील ये भी है कि चुनावी वायदे दरअसल किसी भी राजनीतिक दल के विकास को लेकर सोच और दृष्टिकोण की झलक है। साथ ही इन्हें समाज के आर्थिक, सामाजिक तौर पर पिछड़े तबकों के लिए जरूरी बताया जाता है। लेकिन बहुत से लोग इसे टैक्स पेयर मनी के मिसयूज के तौर पर भी देखते हैं। इसे मुफ्तखोरी की आदत मानते हैं। चुनावी वायदों के इस बहस के साथ एक और भी दिलचस्प पहलू ये है कि क्या चुनावी राज्यों के पास इन वायदों को पूरा करने के लिए संसाधन है भी या नहीं। महज ये सब कुछ जुमलेबाजी है या फिर वाकई इसके पीछे कोई तथ्य है। देखते हैं रिपोर्ट। सरकारी खजाने पर नगद और मुफ्त उपहार देने के वायदों पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया है कि मुफ्त और नगद उपहारों का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द की जाए। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनाव से पहले सार्वजनिक धन के उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने की अदालत से मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और हमने मांग किया है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अनाप शनाप वादे कर रही हैं, ये अपने आप में भ्रष्टाचार है, ये ब्राइबरी है, ये घूस है। इसको बंद करने के लिए कानून बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन उन पार्टियों की मान्यता रद्द करे जो इस तरीके की वादा करती हैं। उन पॉलिटिकल पार्टियों का इलेक्शन सिंबल सीज करे। अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इस तरह के चुनावी वायदों का बजट राज्य के नियमित बजट से ज्यादा होता है। हालांकि अदालत ने कहा कि ये भ्रष्ट प्रथा नहीं है, लेकिन ये एक असमान खेल का मैदान बनाता है। इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अदालत ने जवाब तलब किया है।
यहाँ वायदों पर होने वाले खर्च को लेकर अदालत की टिप्पणी अहम है। अगर 5 चुनावी राज्यों पर कर्ज की पड़ताल की जाए तो काफी दिलचस्प बात सामने आती है। उत्तर प्रदेश पर 2021 के आंकड़ों के मुताबिक 6 लाख करोड़ का कर्ज है, तो पंजाब पर करीब 2,60,000 करोड़ के कर्ज का बोझ है। उत्तराखंड 75,000 करोड़ के ऋण के बोझ से दबा हुआ है। गोवा पर 25,765 करोड़ और मणिपुर 12,334 करोड़ रुपए बतौर कर्ज ले चुका है। जाहिर है कि चुनावी वायदे पूरे करने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक कर्ज लेना मजबूरी है। पंजाब में 70% आबादी को 300 यूनिट मुफ्त देने के मायने हैं कि राज्य सरकार पर 12,000 करोड़ सालाना का अतिरिक्त बोझ। वहीं महिलाओं की योजना पर 25,000 करोड़ का खर्च आएगा। किसान कर्ज माफी की बात की जाए तो पंजाब सरकार पिछला वादा पूरा नहीं कर पाई। इस वक्त पंजाब के किसानों पर करीब 90,000 करोड़ का कर्ज लदा है। यूपी तो पहले से 6 लाख करोड़ के कर्ज से दबा है। राज्य के संसाधनों से मिलने वाले राजस्व के मुकाबले खर्च ज्यादा होने से सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ता है। जाहिर है ऐसे में सरकारी कामकाज पर असर पड़ता है। ऐसे में चुनावी वायदों को जुमला करार देकर राजनीतिक दल बच निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीति के व्यवसाय बनने की वजह से ठेके, लाइसेंस, परमिट और निजीकरण में राजनीतिक दलों की खासी दिलचस्पी नजर आती है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय संपदा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लेकर निजी कॉर्पोरेट को कई सालों के लिए लीज पर देकर निजी और पार्टी के स्तर पर लाभ कमाने की मंशा की वजह से राजनीतिक दल ऐसे चुनावी वायदे करते हैं और बोझ होते होते ये हालत हो गई है कि विकास योजनाओं के बजाय राजनीतिक दल लाभार्थियों को नकदी देने की हिमायती हो गए हैं। बहाना भ्रष्टाचार रोकना है, लेकिन नकदी देने के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। फिर भी मुफ्त और नकद सौगातों को सियासी दल गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। समझा जा रहा है कि 2014 के बाद से उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजनाओं का खासा फायदा बीजेपी को मिला है। बीजेपी सीधे सीधे लाभार्थियों को अपना पक्का वोट बैंक मानती है। नकदी के अलावा मुफ्त की सौगात ज्यादा लुभावनी नजर आती है, क्योंकि जनता उन पर अपना हक नहीं समझती। मसलन बसों में महिलाओं को फ्री सवारी, फ्री इंटरनेट, स्कूटी, स्मार्टफोन, लैपटॉप। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 68 लाख युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटती नजर आई। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इसी राह पर चल निकले हैं। ये अलग बात है कि चुनाव से काफी पहले योजनाओं की किश्तें रोककर ऐन चुनाव के वक्त जारी कर जनता को मालामाल होने का एहसास दिलाने की कोशिश की जाती है। एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि राष्ट्रीय योजनाओं को पूरा करने में राज्यों में विपक्षी सरकारें केंद्र के असहयोग की शिकायत करती है, तो जीएसटी के भुगतान में देरी के पीछे भी भेदभाव की शिकायतें सामने आती है। ऐसे में विपक्ष और सत्तारूढ़ दल इनके मुफ्त के वादों को जीत का अचूक रामबाण मानती है। चुनावी फायदे के लिए बड़े वर्ग समूह को फायदा देना राजनीतिक दलों की प्राथमिकता होती है, ताकि अपना एक वोट बैंक तैयार कर सके। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपना वोट बैंक बनाया और दोबारा दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हुई। अब दूसरे राजनीतिक दल भी सियासत के इस मॉडल को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। गोवा में केजरीवाल ने अपनी योजनाओं को मुनाफे का सौदा बताया। हर गोवा के परिवार को, एवरी फैमिली इन गोवा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर फायदा होगा। जहां पर टैक्स पेयर इसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग मानते हैं, तो वहीं बहुत से अर्थशास्त्री इसे गलत भी नहीं मानते। ये चुनावी वायदे हैं और ये भी बताते हैं कि किस वर्ग के मतदाता विकास के लाभ से किस हद तक वंचित है। दरअसल भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास है। ऐसे में वंचितों की संख्या ज्यादा होने के कारण योजनाएं भी उनके ही कल्याण के नाम पर बनाई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चुनावी वायदे किसके कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं? राजनीतिक दलों के कल्याण के लिए या फिर जनता जनार्दन के कल्याण के लिए? अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस एसएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली के पीठ ने इस मामले को काफी गंभीर माना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनावी घोषणाओं का बजट राज्य के नियमित बजट से ज्यादा हो जाता है। दरअसल सियासत आज
तिजारत बन गई है तो सियासी दल व्यावसायिक समूह में बदल चुके हैं। इनकी नज़र में मतदाता उपभोक्ता है। मुफ्त की खैरात वोट पाने के लिए एक निवेश है। सरकार बनाने पर निवेश से लाभ कमाया जाता है। धन बल, बाहुबल और छल बल की राजनीति का मुखौटा एक इस तरह से सामने आया है कि अब लगता है कि यही लोकतंत्र है। और चुनाव के मुखौटे में एक कॉरपोरेट मार्केटिंग तकनीकें, पैकेजें, स्कीम्स ऐसे तैयार की जा रही हैं कि डबल इंजन की सरकार का स्लोगन तो बाय वन गेट वन फ्री जैसी योजना लगने लगी है। बड़ी बड़े इवेंट्स, भारी जलसे, भारी विज्ञापनबाजी, लाइव कवरेज और मतदाताओं के डेटा का विश्लेषण, तमाम मार्केट रिसर्च, इसके लिए विशेषज्ञों की तैनाती, कुछ इस तरह से सब कुछ हो रहा है कि ऐसा लगता है कि हम और आप लोकतंत्र के भागीदार नहीं बल्कि हम एक ऐसे उपभोक्ता हैं जिसके लिए कंपनीज अलग अलग हमें लोक लुभावन वायदे करके अपने दुकान में बुला लेना चाहती हैं। बात हम कर रहे हैं रेवड़ी कल्चर की, फ्रीबीज की, और इसी से सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मुफ्त की सौगात की सियासत सही है। इसे लेकर काफी बहस होती रही है। हालांकि ये सही बात है कि किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए अपने नागरिकों को बुनियादी सहूलतें और अधिकार उपलब्ध कराना सबसे पहला दायित्व है। और ये भी महसूस किया गया है कि मुफ्तखोरी की आदत के आरोप के बावजूद मनरेगा और खाद्य सुरक्षा योजनाएं बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। वहीं अब राजनीतिक दलों ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों के बहाने नकदी देने का जो खेल शुरू किया है वो खतरनाक है। ऐसे में चुनावी सौगात की सियासत देश को कहां तक ले जाएगी, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता किस तरह से हम सबके सामने है, किस तरह से इसके बुरे असर दिखने शुरू हो चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुफ्त की सौगात को बुद्धिजीवी पसंद करें या ना करें, लेकिन ये कड़वी हकीकत है। सबसे पहले दक्षिण भारत से चुनावी सौगात की रस्म की शुरुआत हुई थी। 1961 में डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई ने तमिलनाडु में चावल पर सब्सिडी का ऐलान किया था, तो एआईएडीएमके नेता एमजी रामचंद्रन ने स्कूलों में मिड डे मील योजना शुरू की थी। इसके बाद तो मतदाताओं को टेलीविजन, मिक्सी, मंगलसूत्र, साड़ी, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर और लैपटॉप वगैरह देने का चलन शुरू हो गया। तमिलनाडु की जय ललिता ने अम्मा कैंटीन और महिलाओं को तोहफे के लिए मशहूर हुई। जयललिता ने 20 किलो चावल और शादी के वक्त कन्याओं को 25,000 नगद और 4 ग्राम सोने के मंगलसूत्र देने के वायदे पूरे भी किए। और अब तो दक्षिण की सियासत मुफ्त की सियासत के लिए पहचानी जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की वाम मोर्चा की सरकार के समय चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि घर के बुजुर्ग बैठक में इत्मीनान से हुक्का तभी गुड़गुड़ा सकते हैं जब उनके खाते में 100 रुपये डाले जाएं, ताकि घर में सब उनकी इज्जत करें। बहरहाल ताऊ देवीलाल ने उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत की। फिर तो दक्षिण के सौगात वाले मॉडल के देशों के कई राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी ने अपना लिया इसे। तो कांग्रेस ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में किसान कर्ज माफी, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाया। वहीं नरेंद्र मोदी के चुनावी मुद्दे तो आज भी खासे चर्चे में हैं। पीएम मोदी की 2019 में दोबारा कामयाबी का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना को श्रेय दिया जाता है। और अब तो आईफोन, स्कूटी और साइकिल देने जैसे वादे किए जा रहे हैं। हमारी पहली प्रतिज्ञा टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी। दूसरी प्रतिज्ञा किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा बिजली बिल सबका हाफ। पांचवी प्रतिज्ञा दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा 20 लाख को सरकारी रोजगार। मध्य प्रदेश सरकार ने तो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लैपटॉप देने तक का
वादा कर डाला। हालांकि इन मुफ्त के वादों से बहुत कामयाबी मिलती है कि नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनाव में कामयाबी नहीं मिली थी, बल्कि कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाने में कामयाबी मिली थी। लेकिन इस तरह के वादों से राजनीति को लेकर अच्छा संदेश नहीं जाता, बल्कि बड़े बड़े वादों से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है और राज्यों की सरकारों पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस तरह के लोक लुभावन वादों का मामला अदालत तक भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने एक फैसले में इस तरह की प्रवृत्ति को अनुचित माना था। अदालत ने एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स मामले में अपने फैसले में इस तरह की प्रवृत्ति को अनुचित माना था। न्यायालय ने कहा था कि चुनाव घोषणा पत्रों में मतदाताओं से किए गए वादे जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं होते हैं, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि मुफ्त में रेवड़ियां देने के वादे समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करते हैं। इस फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता में एक नया उपबंध शामिल किया था, जिसमें मतदाताओं को प्रभावित करने वाली तमाम घोषणाएं करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन मुफ्त के तोहफों के अलावा न्यूनतम आय से जुड़ी योजनाओं को लेकर अर्थशास्त्रियों की एक अलग धारणा भी है। कांग्रेस की न्याय नाम की यूनिवर्सल इनकम स्कीम को बनाने में मशहूर फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने काफी मदद की थी। इसके अलावा अर्थशास्त्री लुकास चांसेल, अभिजीत बनर्जी और नितिन कुमार भारती ने भी सहयोग दिया, जिन्होंने साथ में मिलकर भारत में बढ़ रही आर्थिक असमानता पर भी अलग से अध्ययन किया। इन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ब्राजील में ये योजना काफी असरदार साबित हो रही है। वहीं ब्राजील, फिनलैंड, कनाडा, फिलीपींस जैसे देशों में अपने यहाँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अलग अलग नामों से लागू किया गया। इनका मानना है कि अगर हर हाथ में कुछ न कुछ पैसे होने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार की डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड से सप्लाई या प्रोडक्शन बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि आएगी, रोजगार बढ़ेंगे, विकास को गति मिलेगी और कुल मिलाकर तरह तरह के टैक्सों से सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। इस पर सवाल उठता है कि पैसा आएगा कहां से? तो कहा जा रहा है कि योजना लागू होने से खरीदारी बढ़ेगी, उद्योग धंधे विकसित होंगे, सरकार हाई इनकम ग्रुप वाले सुपर अमीरों पर टैक्स बढ़ा सकती है, कई मौजूदा योजनाओं को बंद किया जा सकता है, अनप्लान्ड खर्चों में कटौती की जा सकती है, या फिर आय होने की संभावना के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लिया जा सकता है। यहाँ तक कि सूचना क्रांति के बाद सरकार के पास आए नए आर्थिक संसाधनों जैसे स्पेक्ट्रम की नीलामी जैसे तरीकों से भी पैसे जुटाए जा सकते हैं। बहरहाल गांव बनाम शहर की सोच से बाहर निकलकर पूरे देश के विकास के नजरियों से देखने की जरूरत है, ताकि चुनाव जीतने के मकसद के बजाय आम भोली जनता को भीख बांटने के बजाय उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अंशुमन त्रिपाठी, APN। रेवड़ी कल्चर एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी संस्कृति के रूप में अब हमारे सामने है जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिण की यदि राजनीति की बात करें तो वहाँ तमाम हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिले जब सरकारें 5 रुपए की थाली अम्मा रसोई के नाम पर बन गईं, और उसी तरह से जो दूसरी सरकार आई उसने टीवी देकर अपनी सरकार बना ली। अब वही एक तरह से अगर इसको कैंसर कहा जाए तो वही कैंसर अब पूरे देश में फैल चुका है। और ये कोई नई बात नहीं, कभी सरकार के विजन के तौर पर, कभी सरकार के लक्ष्य के तौर पर, कभी सरकार के एक संदेश के तौर पर रेवड़ी कल्चर को ही बढ़ावा दिया गया। चाहे वो शाइनिंग इंडिया का नारा हो, चाहे गरीबी हटाओ की बात हो, या फिर भ्रष्टाचार खत्म करो की बात हो, या फिर अच्छे दिन का वायदा हो, ये सब कुछ रेवड़ी कल्चर का ही हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो रेवड़ी कल्चर पर बहस की शुरुआत की है वो भावी राजनीति को साफ करने की पहल है। अगले आम चुनाव से पहले 11 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, किसी न किसी को तो ये पहल करनी ही होगी। हालांकि ये भी एक सच है कि दुनिया के संसाधन 1% लोगों के पास ही सिमटते जा रहे हैं।
ऐसे में पूंजीवादी व्यवस्था संसाधन विहीन लोगों को भी बराबर का मुकाबला करने की बात करती है। गैर बराबर के लोगों के बीच मुकाबला बराबर का आखिर कैसे हो सकेगा, खासकर जब हमारा संविधान सबके लिए समता, समानता और न्याय के अवतार देने की बात कहता है। और विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं होता, बल्कि सच्चा आर्थिक विकास पूरे समाज को विकास के अवसर प्रदान करता है। तब रेवड़ी कल्चर की क्या भूमिका है, ये समझना होगा। ऐसे में मुफ्त की सौगात भले ही चुनाव जीतने का शॉर्टकट बन चुका है, लेकिन ऐसी योजनाओं की जरूरत हमारे देश में तब तक बनी रहेगी जब तक हमारा देश आर्थिक आज़ादी नहीं पा लेता और सबको संसाधनों पर बराबरी का हक नहीं मिल जाता। देखने में तो ये असंभव सा सपना लगता है, लेकिन उम्मीद रखने में क्या हर्ज है। कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता। इस उम्मीद में कि बहुत जल्द हमारे प्रजातंत्र का जो असली स्वरूप है, जहां हम सभी अपने हक को समझते हैं और हमें कोई बरगला नहीं सकता और हमारे वोट को किसी भी लालच में खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा संभव हो पाएगा। और इसी उम्मीद के साथ आज विशेष इतना ही। नमस्कार।